किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ की हम बात कर रहे हैं। अभी किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा सर उतनी भी ज्यादा नहीं है। मे बी इट्स द प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। कैन आई रिजॉइन? यस यस। निशा आपको आ रही है प्रॉपर आवाज? सर मेरा वॉल्यूम फुल है तो तब नॉर्मल आवाज आती है। ओके। किरचॉफ जंक्शन लॉ। सर यस बेटा। सर इस चैप्टर के लिए अब कितनी लेक्चर्स बाकी रहेंगे? अभी 2 लेक्चर और लगेंगे सर्किट से रिलेटेड। अभी कुछ सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। यस, अभी आ रही है स्तुति आवाज? हाँ सर। यस। नेक्स्ट अपन देख रहे किरचॉफ जंक्शन लॉ is based on charge conservation law. चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ, according to Kirchhoff's junction law, at any junction, the total incoming charge will be equal to the total outgoing charge. Total incoming charge is equal to total outgoing charge. किसी जंक्शन पर इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं at any junction the algebraic sum of the charges will be zero. किसी जंक्शन पर टोटल एल्जेब्रिक सम चार्जेस का जीरो होता है। कैसे? अगर हम बात करें कि ये जैसे एक कैपेसिटर है, एक अनदर कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर थर्ड है। यहाँ पे अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये C3 है। सपोज अपन कह रहे कि यहाँ से चार्ज Q आ रहा है, Q में से Q1 चार्ज इस ब्रांच में और Q2 चार्ज इस ब्रांच में। तो हम कह सकते हैं कि जंक्शन पर इनकमिंग चार्ज Q है, वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होगा। Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। पोटेंशियल क्या है वो अपने को फाइंड V नॉट। और अभी हमने कहा कि किसी जंक्शन पर चार्ज का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है।
यस, देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम कह रहे कि ये जंक्शन है, जंक्शन से सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 जा रहा है, इसमें Q2 चार्ज है और यहाँ पे चार्ज Q3 फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट एनी जंक्शन टोटल चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू जीरो। Q1 को हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस V1। फिर Q2 को क्या लिखेंगे, C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस V2। Q3 को क्या लिखेंगे, C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस V3 इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से हमें मिला कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू ओपन कैरी की V0 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 के इक्वल है। मीन्स हम कह सकते हैं कि V0 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल होगा V0 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा। ये जंक्शन का पोटेंशियल ये कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, Kirchhoff's voltage law is based on energy conservation law. Energy conservation law. Kirchhoff's voltage law, yeah, according to KVL, Kirchhoff's voltage law. In a loop, total potential drop in a loop, total potential drop is equal to the total potential applied. Total potential drop is equal to the total applied potential. Total applied potential। किसी सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होगा। इन ए लूप टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड पोटेंशियल। अभी किस टाइप से बेटा इसको अपन देखेंगे, तो जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि एक बैटरी है जिसका EMF E1 है, ये कैपेसिटर C1 है, अनदर बैटरी ऑफ EMF E2 है और ये कैपेसिटेंस C2 के इक्वल है। और हमें पूछा गया है E1 E2 C1 C2, अपने को पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स फाइंड करना। एक ही लूप में चार्ज हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये कैपेसिटेंस C1 है और इसमें अपन कह रहे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है तो इसके अक्रॉस भी माइनस Q1 होगा, ये प्लस Q है तो यहाँ पे माइनस Q होगा। और अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं, देखो E2 माइनस, जैसे ये बैटरी है जो अप्लाइड पोटेंशियल E2 है, इसमें से कुछ पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और पोटेंशियल ड्रॉप Q माइनस C1 होगा, माइनस Q बाई C1। फिर ये E1 बैटरी है वो अपोज कर दिए तो माइनस E1 हो गया और माइनस Q बाई C2 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू ओपन करें कि जीरो। मीन्स यहाँ से अपने को मिला
E2 माइनस E1 ये अप्लाइड पोटेंशियल है, और Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 ये पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। ये अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल, और Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 ये पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 पोटेंशियल ड्रॉप है, E2 माइनस E1 अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल है। यस, हमें बेटा चार्ज चाहिए, तो Q को अपन सेपरेट कर सकते हैं। इस यहाँ से E2 माइनस E1 इक्वल्स टू Q को कॉमन ले लिया, और ये हमें मिला C2 प्लस C1 C1 C2। तो चार्ज Q जो है वो हमें मिला E2 माइनस E1 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल। टोटल जो चार्ज है E2 माइनस E1 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल हो। ये जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटर ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि टर्मिनल ए है, ये बी है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, एक बैटरी हमने कनेक्ट की, वी पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी कनेक्ट की प्लस माइनस, और मैंने कहा था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव वी ले लेते हैं, नेगेटिव से कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल अपन जीरो ले लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। टोटल चार्ज अपन कह रहे कि क्यू फ्लो हो रहा है, और इस टोटल चार्ज में से हम कहेंगे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमेट्रिसिटी यहाँ पर है, इसको अपने को याद रखना है कि ये टोटल चार्ज क्यू है वो Q/3 इसमें गया, Q/3 इसमें गया, और Q/3 इसमें जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे फर्स्ट ब्रांच में से जो चार्ज है वो फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर होने के बाद में फिर बी पे जा रहा है, और अगर मैं सेकेंड का चार्ज की बात कर रहा हूँ तो वो भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बाद में बी पे जा रहा है। तो हर ब्रांच का जो चार्ज है वो अपन कह रहे तीन कैपेसिटर से फ्लो होता हुआ बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, और सभी कैपेसिटर इक्वल है। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब में सेम रहेगा। तो क्यू चार्ज को मैंने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन ब्रांच में जा रहा है तो तीनों में सिमेट्रिसिटी के कारण इक्वल चार्ज जाएगा। फिर Q/3 है इधर, उस Q/3 को वापस दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे सिमेट्रिसिटी के कारण, ये Q/6 हो गया और ये भी Q/6 हो गया। फिर ये जो Q/3 है तो यहाँ पर भी Q/6 हो गया, ये भी चार्ज Q/6 हो गया।
फिर ये q/3 है तो यहाँ पे चार्ज q/6 हो गया, यहाँ पे भी चार्ज q/6 हो गया। q/6 इसमें से q/6 इसमें से, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, q/3 हो गया। q/6 इसमें से q/6 इसमें से, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, q/3 हो गया। q/6 इसमें से q/6 इसमें से, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, q/3 हो गया। और फाइनली अपन कह रहे हैं कि ये पूरा सर्किट इस टाइप से। अभी अपन क्या कह रहे हैं कि हमें केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये इस तरह से, ये बाहर वाला जो लूप है उसमें अपन केवीएल अप्लाई करेंगे। ये लूप हो गया, और इस लूप में हम कहेंगे कि यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा। तो देखो कैसे अपन अप्लाई करेंगे। हमने कहा बैटरी का पोटेंशियल V में से इसमें बेटा अपन कह रहे कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और वो कितना होगा, q/3c। फिर इसमें बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा -q/6c। फिर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ -q/3c बेटा, इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये अपन कह रहे ये पोटेंशियल ड्रॉप बेटा हुआ, तो अपन ने 0 रख दिया। अभी अपन कह रहे V इक्वल्स टू, ये हमें मिला q/3c प्लस q/6c प्लस q/3c। तो अभी देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये V हो गया, इसका एलसीएम लिया तो हमें मिला 5q/6c। हमें बेटा कैपेसिटेंस चाहिए CAB, और CAB को क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, q/V। तो यहाँ से q/V अपने को कितना मिला, 6c/5 तक। तो AB जो पॉइंट है, AB टर्मिनल है, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6c/5 के इक्वल होगा। उसको बेटा जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही अपने को याद रखना, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जैसे मैंने बताया कि चार्ज Q आया है, Q को अपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, q/3 q/3। फिर उसको वापस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है सिमेट्रिसिटी के कारण, q/6 q/6। और फिर वापस इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, q/3 q/3। और नेट चार्ज अपन करें Q है। अगर जितना चार्ज बैटरी से बाहर निकलेगा उतना चार्ज आउट होगा। डन सर। नेक्स्ट अपन देखेंगे नोडल एनालिसिस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखो कैसे। एक प्रॉब्लम से नोडल, पहले तो अपन कहेंगे नोड क्या है। नोड का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन किसे कहेंगे? जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज आपस में मीट कर रही है, ये पॉइंट अपन कह रहे कि जंक्शन हो गया, जिसे अपन नोड कहेंगे। अभी नोडल एनालिसिस होता क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी जंक्शन पर टोटल चार्ज का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है, जैसे जंक्शन लॉ में अपने देखा था। अभी इससे रिलेटेड अपन कुछ एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये एक क्यूब है और क्यूब के हर ब्रांच में ये बेटा थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना। नीट में इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे ए है, ये बी है, और हम कह रहे कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपनी को फाइंड करना। तो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट बेटा अपन क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे अपने एक बैटरी कनेक्ट किया, प्लस माइनस, और यहाँ का पोटेंशियल बेटा अपन कह रहे कि 100 वोल्ट ले लिया। हम वी भी ले सकते हैं, 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन कह रहे कि 100 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अपने लिए इजी रहता है। हमने कहा था बैटरी के पॉजिटिव, पहले बेटा इसको समझो फिर लिखना है, इंपॉर्टेंट है कैसे अपन नोड एनालिसिस लगाएंगे। हमने कहा था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 100 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का 100 है तो यहाँ का 100। नेगेटिव से जो कनेक्टेड है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने बेटा यहाँ का पोटेंशियल एक्स लिया। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल एक्स है तो इसके अक्रॉस भी बेटा पोटेंशियल एक्स होगा। और जब पोटेंशियल अपन कह रहे कि एक्स है, तो हमने कहा कि 100 में से एक्स चला गया तो यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस एक्स बचा। फिर एक्स इसके अक्रॉस था, इसके अक्रॉस भी एक्स है, तो 100 में से एक्स चला गया तो क्या बचा बेटा, अपन कह रहे कि एक्स बचा। अभी हम कह रहे कि ये वाई है, इसके अक्रॉस वाई है तो इसके अक्रॉस भी वाई होगा, ये इसके अक्रॉस भी वाई होगा। तो अपन कह रहे कि 100 में से वाई चला गया तो बचा कितना, 100 माइनस वाई, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस वाई होगा। फिर ये वाला जो नोड है इसका पोटेंशियल हमने जेड लिया, और हम कह रहे हैं इस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जेड पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसके अक्रॉस भी जेड होगा। तो यहाँ का कितना बचा बेटा, 100 माइनस जेड। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 100 माइनस जेड हो गया। ये हमने नोड का पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, चार्ज एज्यूम नहीं किया, पोटेंशियल एज्यूम किया। अभी हमें पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस को हम लिखेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल 100 वोल्ट, क्यू बाई 100। अभी टोटल क्यू क्या होगा, तो इसमें से चार्ज जो आ रहा है वो प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज, और उस क्यू को लिखेंगे क्या, तो फर्स्ट कैपेसिटर 100 माइनस 0 इंटू सी प्लस वाई माइनस 0 इंटू सी प्लस एक्स माइनस 0 इंटू सी। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस चार्ज होता है अपॉन 100। मीन्स यहाँ से अपने को मिला C इक्वलेंट, and that will be equals to 100C plus x into C plus y into C upon 100, that is equation 1। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह रहे कि फॉर x का, x के लिए अपन नोडल एनालिसिस लगाएंगे, और हम क्या कह रहे हैं, x से जाने वाले टोटल चार्ज का सम 0 होगा। तो इसको बेटा आपने लिखा x माइनस 0 इंटू सी प्लस x माइनस 100 माइनस एक्स इंटू सी प्लस x माइनस जेड इंटू सी।
इक्वल्स टू 0, तो हमें मिला x 2x 3x 4x 4x माइनस z इक्वल्स टू 100, दैट इज इक्वेशन 2। उसी टाइप से हम y के लिए नोडल एनालिसिस लगाएंगे 4y, और y के लिए हमने कहा y माइनस 0 इंटू सी प्लस y माइनस 100 माइनस y इंटू सी प्लस y माइनस z इंटू सी इक्वल्स टू 0। मीन्स यह हमें मिला 4y माइनस z इक्वल्स टू 100, और ये इक्वेशन 3 हो गया। यस, यहाँ तक नोट करो। फिर अपन z के लिए इक्वेशन देखेंगे 4y माइनस z इक्वल्स टू 100। तो ये x के लिए इक्वेशन है, ये y के लिए इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें x इक्वल्स टू y मिलेगा, x और y दोनों इक्वल होगा। सर और सी इक्विवेलेंट की इक्वेशन भी एक और बस। हाँ, c इक्विवेलेंट देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे कहा कि q टोटल चार्ज, जैसे अपन कह रहे कि बैटरी से टोटल चार्ज q है, तो ये भी चार्ज q हो गया। जितना चार्ज बैटरी से निकलेगा उतना ही इन होगा, और ये q किसके इक्वल होगा, तो ये चार्ज प्लस ये चार्ज और इस चार्ज के सम के इक्वल होगा। तो अभी ये चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज होगा 100 माइनस 0 इंटू सी, ये हमने लिखा। फिर ये चार्ज कितना हो गया, y माइनस 0 इंटू सी, तो ये y माइनस 0 इंटू सी हो गया। फिर x माइनस 0 इंटू सी, एक्स माइनस 0 इंटू सी, तो किसी जंक्शन पर इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज हो रहा है, तो ये तीनों चार्ज का सम टोटल चार्ज q के इक्वल होगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है नेट चार्ज अपॉन नेट पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। तो नेट चार्ज q हो गया, अप्लाइड पोटेंशियल 100, तो यहाँ से अपनी को ये इक्वेशन मिल गया। यस सर। x इक्वल्स टू 250/7, और वही अपन कह रहे कि y के इक्वल होगा। x इक्वल्स टू y और 250/7 मिला, दैट इज इक्वेशन 7। अभी हमें c इक्विवेलेंट फाइंड करना था, तो c इक्विवेलेंट अपने पास था 100c, x की वैल्यू 250/7 इंटू सी, y की वैल्यू 250/7 इंटू सी अपॉन 100। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1200 अपॉन 1200c अपॉन 7 इंटू 100। मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12/7c के इक्वल होगा। c इक्विवेलेंट 12/7c के इक्वल है। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। यस, पहले बेटा समझो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर लिखना। सबसे पहला काम क्या बेटा, बैटरी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, ये 100 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया, प्लस माइनस। बैटरी के पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है वहाँ का पोटेंशियल 100, तो ये 100 वोल्ट हो गया। बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वहाँ का पोटेंशियल 0 ले लिया। अभी हम सिमेट्रिसिटी से देखो कैसे करेंगे। यहाँ का 100 है, अगर मैं इसमें बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस बात करता हूँ, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 100। तो मैं कहूँगा कि 50 इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, 50 इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो यहाँ से बेटा अपन कहेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हम 50 मान सकते हैं, क्योंकि दो कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100, तो 50 फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस और नेक्स्ट 50 सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस। फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल वो भी बेटा 50 होगा, क्योंकि 50 इसके अक्रॉस 50 इसके अक्रॉस। अभी हम आउटर लूप की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, इस वाले लूप की बात करेंगे। इसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 100, और 100 में से हम कह रहे कि फर्स्ट दो के अक्रॉस 50 है, तो रिमेनिंग दो के अक्रॉस भी 50, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। फिर अपन बात करेंगे इस वाले लूप की बेटा, इस लूप की बात करेंगे। इसमें अपन कह रहे कि फर्स्ट टू का पोटेंशियल 50, तो सेकेंड टू का भी 50 होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। इस सिमेट्रिसिटी के बेसिस पर हम कह रहे कि इसका पोटेंशियल 50 है।
अभी देखना यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया, तो इस कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का भी 50 यहाँ का भी 50, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ का भी 50 यहाँ का भी 50, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस दोनों कैपेसिटर को अपन हटा देते हैं। तो नेक्स्ट देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अपन कह रहे कि कैपेसिटर सी है, ये 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 कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर सी और ये कैपेसिटर सी। इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो जो कैपेसिटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये चारों कैपेसिटर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो ये फर्स्ट दोनों सीरीज में C/2 और C/2, तो इसका इक्विवेलेंट C के इक्वल होगा। इसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा C, क्योंकि ये C/2 और ये C/2, ये दोनों किस में सीरीज में, और सीरीज में सीरीज क्या हो गया पैरेलल, तो C हो गया। इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर C है, ये मैंने C अटैच कर दिया और ये कैपेसिटर C हो गया, और नीचे वाले ब्रांच में कैपेसिटेंस C है। ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया। अभी ये तीनों कैपेसिटर किस में सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट C/3 हो गया, और ये बेटा C है, तो यहाँ से अपने को मिला CAB इक्वल्स टू पैरेलल हो गया C प्लस C/3, और यहाँ पे अपने को मिला 4C/3 का ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C/3 के इक्वल। इस नोट करो। Sir, how did you remove one of the capacitance? हमने इसलिए रिमूव किया क्योंकि उस कैपेसिटर के दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब उसमें चार्ज 0 होगा, मतलब उस कैपेसिटर में से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब सर्किट में उसका कोई काम नहीं है, तो हमने सर्किट में से उसको एलिमिनेट कर दिया। Yes, sir. चल दीदी को बाय कर है, चल बाय कर। के सर्किट है तो उसको अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। C1 C2 C3 C4 एंड C5 ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, या इसको हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे कैपेसिटेंस C1 है, ये बेटा C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ये कैपेसिटेंस C5 है। ये दोनों बेटा इक्विवेलेंट सर्किट है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, इसको अपन व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा अपन कह रहे हैं कि if C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3/C4 है, इनका रेशियो बेटा इक्वल है,
तब अपन कहेंगे Wheatstone bridge balanced Wheatstone bridge है, that is the condition for balanced Wheatstone bridge. Condition for balanced Wheatstone bridge. और जब बैलेंस Wheatstone ब्रिज है तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए अपन ब्रिज कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि टू सॉल्व सर्किट वी रिमूव द ब्रिज कैपेसिटर। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए ब्रिज कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं। वी रिमूव द ब्रिज कैपेसिटर, बीच वाला जो कैपेसिटर है उसको अपन रिमूव करेंगे। और ब्रिज कैपेसिटर को रिमूव करेंगे तो सर्किट कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। ये कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये C3 और ये C4 है। ये C1 हो गया, ये C2, ये C3 और ये C4। अभी देखो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इसका इक्वल होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्वलेंट हुआ C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर अपन देखें C इक्विवेलेंट तो यहाँ से अपने को मिला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ये हमेशा C1 होगा, ये C2, ये C3 और ये C4 है। हम अपनी मर्जी से इसको C3 और इसको C4 नहीं लिख सकते। तो हमने कहा कि C1 और C2 और C3/C4 अगर रेशियो सेम है तो उस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलता है। और पोटेंशियल सेम है तो हम कह रहे इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसलिए हम ब्रिज कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। जैसे इसको अपने रिमूव किया तो इसका रिड्यूस सर्किट ये हो गया। और ये रिड्यूस सर्किट है तो ये दोनों किस में है? सीरीज के अंदर। सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दोनों रिड्यूस हो गया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया? C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। और दोनों को हम कह रहे कि ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। सेकेंड, अगर अपन इस टाइप से सर्किट दिया हुआ है तो ये भी अपन कह रहे हैं कि एक बैलेंस Wheatstone ब्रिज है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के इक्वल होगा। फिर थर्ड बेटा अपन कह रहे हैं ये जैसे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है, एक तीसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये भी अपन कह रहे कि एक बैलेंस Wheatstone ब्रिज है। देखो इसमें क्या करेंगे, ए और बी उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो सेम Wheatstone ब्रिज बनेगा। इसका भी कैपेसिटेंस C के इक्वल होगा। फोर्थ अपन कह रहे हैं ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, ये अपन कह रहे कि पांचवा कैपेसिटर। तो यहाँ पर भी अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के इक्वल होगा। तो इसको भी अपन कहेंगे कि इसका इक्विवेलेंट
सी के इक्वल है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना है। तो ये भी बेसिकली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी के इक्वल। ये सभी अलग अलग तरीके के बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसका डायग्राम अलग हो सकता है। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये अपने पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है, ये बेटा पांचवा कैपेसिटर है और ये अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर और छठा है। और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फाइंड सी ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या वो फाइंड करना। फाइंड करो। कैपेसिटेंस सी हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस सी हो गया और सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सी इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 2C। एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और दूसरा अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस सी और सी इक्विवेलेंट 2C के। फाइंड सी ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या वो फाइंड कर। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम क्या करेंगे, ये जैसे कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर 2C है, यहाँ पे कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटेंस 2C है। ये हो गया, ये अपन कह रहे कि बी हो गया, ये सी, ये 2C हो गया और ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में 2C/3। ये दोनों सीरीज में 2C/3 और सीरीज क्या हो गया, पैरेलल। तो ये अपने को मिला 2C/3 प्लस 2C/3 हमें मिला 4C/3। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। Is it 24/5 microfarad? 24/5 माइक्रोफैरड। चलो चेक करते हैं। पहले तो अपन कहेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 मिल रहा है। C1 की वैल्यू 2, ये 8 हो गया और ये 4 और ये 16 था। तो हमें 1/4 इक्वल्स टू 1/4 मिला। इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अभी अपन कह रहे जब बैलेंस है तो ये 2 और 8 ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। 10 4 10 16 ये भी सीरीज में। सीरीज पैरेलल होगा। ये 2 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 10 16 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से अपने को मिला 2 इंटू 8। मतलब अपन कह रहे कि सी इक्विवेलेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपने को मिला 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 16 अपॉन 4 प्लस 16।
मीन्स यहाँ से 16/10 प्लस 64/20 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 32 प्लस 64/20 और ये हमें मिला 96/20 और इसको अपन 4 से कैंसिल करें तो 4 2 द 8 हो गया एंड 4 4 द 16/5 हो गया 24/5 तक। तो C इक्वलेंट 24/5 माइक्रोफैरड के इक्वल हो। ये इसका आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं। So is it 8C/3? 8C/3 नो। देखो यहाँ पे ये अनबैलेंस हीट स्टॉर्म ब्रिज है। कैसे बेटा? हम कहेंगे कि ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, ये कैपेसिटेंस C3 है, ये कैपेसिटेंस C4 है और ये कैपेसिटेंस C5 है। हम यहाँ पर कहेंगे कि C1/C2 नॉट इक्वल्स टू C3/C4 है। कैसे? C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू 2C एंड C3 की वैल्यू 2C/C। तो 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम यहाँ पर कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन मतलब ब्रिज कैपेसिटर को रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है? तो नोडल एनालिसिस से अपन उसको सॉल्व करते हैं। एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको नोडल से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। ये जैसे हमने कहा कि कैपेसिटर C है, ये कैपेसिटर 2C है, ये कैपेसिटर 2C है, कैपेसिटर C है, ब्रिज कैपेसिटर वो भी C है। ये 2C C C। यहाँ पर एक बैटरी हमने कनेक्ट किया और बैटरी का पोटेंशियल मोस्टली अपन 100 वोल्ट लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। प्लस माइनस यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ का 0। अभी मैं कह रहा हूँ कि सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो यहाँ का पोटेंशियल सपोज y है और x और y के लिए अपन नोडल एनालिसिस, जैसे मुझे C इक्विवेलेंट फाइंड करना, तो C इक्विवेलेंट को अपन कहेंगे कि सपोज इसमें चार्ज Q है तो ये भी चार्ज Q होगा, तो हम कह सकते हैं Q/100। अभी देखो Q क्या होगा?
तो हम कह रहे कि यहाँ से आने वाला चार्ज प्लस यहाँ से आने वाला चार्ज, तो इसको आपने लिखा x माइनस 0 इंटू 2c प्लस y माइनस 0 इंटू सी अपॉन 100। इस हम कह सकते हैं कि 2xc प्लस y इंटू सी अपॉन 100। ये अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो 2xc प्लस yc अपॉन 100। अभी कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो यहाँ से अपनी को मिला कि अगर हम बात करें C इक्वल, तो पहले अपन x के लिए बेटा नोडल एनालिसिस लगाए 4x। तो x के लिए देखो हमने क्या कहा x माइनस 100 इंटू सी प्लस x माइनस वाई इंटू सी x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये हमें मिला 3x x 2x 3x माइनस वाई। So यस बेटा, so it'll be x minus 0 into 2c, right? हाँ यस बेटा बिल्कुल, ये 2c, ये हमें 4x मिलेगा। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम y की बात करें बेटा 4y, तो y के लिए हमने लिखा y माइनस 100 इंटू 2c प्लस y माइनस x इंटू सी प्लस y माइनस 0 इंटू सी इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 4y माइनस x 4y माइनस x इक्वल्स टू 200। ये इक्वेशन सेकेंड। अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2, तो यहाँ से हमें मिला 16x माइनस 4y इक्वल्स टू 400 और ये 4y माइनस x इक्वल्स टू 200। तो 4y से 4y कैंसिल आउट, 15x इक्वल्स टू 600। तो x इक्वल्स टू हमें मिला 600 बाई 15 एंड दैट विल बी 40 वोल्ट। ये x की वैल्यू होगा। ये x इक्वेशन 1 में रखते हैं। सपोज ये इक्वेशन 3 है और यहाँ पे अपन कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, हमने कहा 4 x की वैल्यू कितना है 40 माइनस 100 इक्वल्स टू y। तो y इक्वल्स टू हमें मिला 60 वोल्ट। x और y दोनों की वैल्यू अपने को मिल गया, x 40 है और y 60 है। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमें देखो क्या मिल रहा है, x की जगह 40 मतलब 80 c प्लस 60 c अपॉन 100। इस यहाँ से अपने को मिला 140 c अपॉन 100। इस हम कह सकते हैं 7c/5 तक। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो 7c/5 के इक्वल।